नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात करेंगे आरक्षण की, जो फिर से कसौटी पर दिखता है। दरअसल 29 साल बाद एक बार फिर आरक्षण के कानूनी पेचों पर सर्वोच्च अदालत में कशमकश होगी। 1992 में इंदिरा साहनी केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इसे मंडल कमीशन फैसला के नाम से भी जाना जाता है। फैसले में आरक्षण पर 50% की सीलिंग की गई थी, लेकिन एक अपवाद की भी गुंजाइश छोड़ी गई थी, जिसका इस्तेमाल करके आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। और अब यही अपवाद विवाद का जड़ बन गया है। कई राज्यों ने 50% की लक्ष्मण रेखा को लांघा है। महाराष्ट्र में जब मराठाओं को 16% आरक्षण दिया गया तो राज्य में आरक्षण 74% पहुंच गया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर संवैधानिक बेंच आरक्षण सीमा की संवैधानिकता को तो जांचेगी ही, साथ में कोटा प्रदान करने की सरकार की शक्तियों का विवेचन भी करेगी। कोर्ट 102वें संशोधन की विवेचना भी करेगा और पिछड़ा वर्ग को घोषित करने के केंद्र और राज्यों की शक्तियों का भी संघीय ढांचे के परिप्रेक्ष्य में आकलन करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के काम की भी चर्चा करना जरूरी होगी। जाहिर है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय को नोटिफाई करने के फैसले के राजनीतिक आयाम भी होते हैं। इसे विशुद्ध कानूनी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। आरक्षण में सामाजिक न्याय के भी मसले निहित हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों विकास पिछड़ों तक नहीं पहुंच पाया? क्या क्रीमी लेयर को हटाना जरूरी है? क्या 50% में सभी पिछड़े वर्गों का समावेश होकर भला हो सकता है? क्या राजनीतिक दल और सत्ताधारी पार्टियां अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभा नहीं रही हैं? तमाम सवाल हैं। आज चर्चा में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं को 16% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक बेंच ने सुनवाई शुरू की है। बुनियादी मसला ये है कि क्या आरक्षण 50% से ज्यादा हो सकता है। बेंच ने अन्य राज्यों को पार्टी बनाकर मामले के दायरे में विस्तार किया है और राज्यों से इस सवाल पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया कि आरक्षण 50% सीमा के भीतर रहना चाहिए या नहीं। जस्टिस भूषण ने संविधान पीठ का नेतृत्व करते हुए दूसरे राज्यों को अपना तर्क तैयार करने के लिए समय देते हुए सुनवाई 15 मार्च से शुरू करने का फैसला किया। इस बीच अदालत ने 6 सवालों की एक श्रृंखला तैयार की है, जो कि सुनवाई का फ्रेमवर्क बनेगा। आरक्षण से जुड़े सवाल। क्या 1992 का इंदिरा साहनी फैसला, जिसमें मंडल कमीशन फैसले के नाम से भी जाना जाता है, उसे 9 जजों की संवैधानिक बेंच को रेफर किया जाना चाहिए? इंदिरा साहनी फैसले में 9 जजों के बेंच ने कहा था कि आरक्षित सीटों व स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। विशेष परिस्थितियों में 50% सीमा के बाहर आरक्षण किया जा सकता है। 102वें संशोधन का आकलन होगा। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग SEBC की संवैधानिक स्थिति से संबंधित है। इस सिलसिले में अदालत अनुच्छेद 338B, अनुच्छेद 342A और अनुच्छेद 366, 26C की विवेचना करेगी। कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या अनुच्छेद 342 संगठित ढांचा को प्रभावित करता है। SEBC अधिनियम 2018 मराठा समुदाय के लिए 12% से लेकर 13% कोटा लाभ प्रदान करता है, जिसे विशेष परिस्थितियों के क्लॉज के तहत लागू किया गया था और जो विवाद का विषय बना हुआ है। अदालत ये तय करेगी क्या 102वां संशोधन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC का निर्धारण करने वाले राज्य की शक्ति को कम करता है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में अनुच्छेद 338B और 342A पारित किया। अनुच्छेद 338 की भी नव स्थापित NCBC के साथ संबंधित है। अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को एक राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय को नोटिफाई करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद ये भी कहता है कि आरक्षण लाभ के अनुदान के लिए सामाजिक और पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय सूची में एक समुदाय को शामिल करना संसद का अधिकार है। इस संदर्भ में कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्या अनुच्छेद 342A राज्यों के अधिकार को कम करता है। राज्य सरकार ने 2018 में शिक्षा और नौकरी में मराठों को 16% आरक्षण दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 74% पहुंचा, जिसे हाईकोर्ट ने कम कर दिया था। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जहां पर फैसले पर रोक लगा दी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला फिर 5 जजों की संवैधानिक बेंच को सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद कई सवाल हैं जिनको आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। केसी कौशिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व एएसजी हैं। पीके मल्होत्रा साहब चर्चा का हिस्सा हैं, पूर्व विधि सचिव हैं। एसके राउत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे ही। आरक्षण पर 50% से अधिक किए जाने की बात जब कोर्ट पूछता है तो उसके पीछे का सबब क्या है, वजह क्या है, और ये क्या दर्शाता है कोर्ट का पूछना? घनश्याम जी, जो आरक्षण है वो बेसिकली जो पिछड़े लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, SC STs हैं जी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट अपने पॉलिसी और उस टाइम की जरूरतों को देखते हुए आरक्षण प्रदान करता है। गवर्नमेंट जॉब की अगर अभी मैं आपको टेबल बताऊं कि आजकल रिजर्वेशन जो आरक्षण है, आरक्षण कोटा है जो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब्स में, तो SCs के लिए 15% है, ST के लिए 7% है, OBCs के लिए 27% है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% है। इन सब का अगर हम टोटल कर ले तो ये लगभग 60% के आसपास बन जाता है। ये पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है घनश्याम जी, आर्टिकल 14 और 15 इक्विलिटी की बात करते हैं और प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट इत्यादि इत्यादि के ऊपर वो प्रोहिबिशन देता है। मतलब एक उसके ऊपर चेक और बैलेंस के काम करता है। अब कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, अभी कुछ दिन पहले ही जस्टिस संजय किशन कौल ने वो जजमेंट दिया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पिछड़ी जाति या SC ST का कोई कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बराबर के मार्क्स लेते हैं, या आप ये कहिए कि जिस लेवल पे जितने अंकों के ऊपर आप एक जनरल कैटेगरी के जो आपकी जनरल कैटेगरी में आप वो कैंडिडेट के लिए सेलेक्ट होते हैं, अगर आप उतने मार्क्स ले आते हैं तो आपको वो उस कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट भी उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, रिजर्वेशन अब आर्टिकल 30 में है, वो राइट टू रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बाय माइनॉरिटीज है। अब बेसिकली जो आरक्षण का बेसिक फंडा था, जो उसका बेसिक सिद्धांत था, वो ये था कि किसी भी तरह से आप निम्न जो लोग हैं, जो पैसे के हिसाब से जो जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, या जो पिछड़े लोग हैं, उनका स्तर आप ऊपर लाएं ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। लेकिन अब अगर मैं ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं, मतलब आप ऐसे ना माने कि ये किसी की अवहेलना हो रही है कुछ है। एक शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट को अगर आप अज्यूम करो, वो जब भी शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट जब अपना फॉर्म भरता है या कोई दूसरी कैटेगरी का भरता है, वो उसके अंदर मैंडेटरी होता है, एक कॉलम होता है उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कि आप किस वर्ग के हैं, किस जाति के हैं। उसके आधार पे आपने फॉर्म भर दिया। अब क्या है, ये बेसिकली दोहरा मापदंड हो गया इस कारण से, क्योंकि अगर वो कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, SC ST में भी अच्छे बच्चे होते हैं, वो बच्चा अगर अच्छे मार्क्स ले आया और वो जनरल कैटेगरी तक वो पहुंच गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो 27% जिस बच्चे ने 27 जो अपना आरक्षण का कोटा था उनका, उसके अंदर वो आरक्षित हो गया। लेकिन क्योंकि वो प्रेफर करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कह दिया है कि वो अब जनरल कैटेगरी में भी आ जाएगा, तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर, जो भी उम्मीदवार होते हैं उनके ऊपर, ठीक है, दोहरा असर पड़ता है। ठीक है, ठीक है। एसके राउत साहब, तो क्या ये समझा जाए कि आरक्षण की जो सीमा तय की गई है 50%, वो अपवाद की स्थिति में उस सीमा को लांघा जा सकता है, और अगर लांघा जा सकता है तो सर किन स्थितियों के साथ उसे क्रॉस किया जा सकता है?
जैसे सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है 92 की जो साहनी इंदिरा साहनी जजमेंट है जी। उसमें 9 जजेस है, उसमें वो डिसीजन दिया है। अगर कोई भी आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया है 5 जजेस कोई डिसीजन नहीं दे सकते। दिस इज माय ओपिनियन, क्योंकि वो हो सकता है 9 से 11 हो सकता है या 13 हो सकता है, क्योंकि 9 जजेस का नहीं होगा। क्योंकि अगर वो अमेंडमेंट करनी है या जजमेंट को रिव्यू करनी है तो देन यू हैव टू रेफर द मैटर टू लार्जर बेंच। दैट मीन्स एर्लियर जजमेंट इज 9 जजेस दे हैव फॉर्म जजमेंट, देन यू हैव टू रेफर द मैटर टू लार्जर मीन्स 9 से 11 हो सकता है। अगर इशू ये है, अगर रिजर्वेशन में जो ऑलरेडी फिक्स है 50% है, अगर 50% जनरल के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए है, अगर 50% एबव हो गया तो बाकी जनरल कैटेगरी तो कुछ है ही नहीं, क्या मिलेगा उन लोगों को। मेरा ये कहना है कि जो SC ST कैटेगरी जब बैकवर्ड क्लास जो गरीब सीमा रेखा में है उनके लिए दिया गया, तो उससे आगे आगे जाएंगे तो जनरल कैटेगरी तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो बाकी जो जनरल कैटेगरी है वो फिर कंपटीशन इतने बढ़ेगा तो उसमें जो जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स है वो ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने वो परसेंटेज चला जाएगा। जो परसेंटेज बैकवर्ड क्लास है ST SC में चला गया तो फिर वो दे विल नॉट कवर अप। ये दिस इज माय ओपिनियन कि उसको मेरे हिसाब से जो जजमेंट है इंदिरा साहनी की जजमेंट अगर करना है तो 11 जजेस से ही कर सकते हैं, बाकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से उसको रिव्यू नहीं कर सकता है। ठीक है। किसी कौशिक भी हैं, तो कौशिक साहब असल में जो राउत साहब कह रहे हैं कि देखिए पहले तो 3 जज की बेंच थी, फिर ये 5 जज की बेंच हो गई। अगर इंदिरा साहनी केस को ही देखा जाए तो क्या 5 से ये 7 जज की हो सकती है या 7 से 11 जज की बेंच हो सकती है, और क्या वाकई बड़ी बेंच की दरकार इस मुद्दे में आपको दिखाई देती है? देखिए, एक बात हमको सबको समझनी चाहिए जी कि जुडिशियल प्रोप्राइटरी ये कहती है कि यदि 3 जजेस ने मैटर 5 जजेस को रेफर किया है तो 5 जजेस जो है ना वो डायरेक्ट 9 जजेस को मैटर रेफर नहीं कर सकते। ओके। जुडिशियल प्रोप्राइटरी कहते हैं पहले 7 जजेस को जाएगा, 7 जजेस के बाद 9 जजेस को जाएगा, और 9 जजेस यदि इस बात से सेटिस्फाई नहीं है कि जो अपवाद में जैसे आपने महाराष्ट्र का केस कहा वो अपवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो ऑफकोर्स ये डिबेटेबल इशू है, फिर ये 11 जजेस को भी जा सकते। अच्छा। क्योंकि अभी तक की जो सीलिंग है वो सीलिंग ये है कि आपको 50% रिजर्वेशन देना है, और जो अपवाद की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, अभी भी कोई भी क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ने, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पीठ ने ये निर्णय नहीं दिया है कि अपवाद क्या है। अपवाद ये तो जो लेजिस्लेचर हैं वो कहते हैं वो अपवाद में आते हैं, लेकिन 74% की आप बात करते हैं तो 74%, 50 से आप 74% करते हैं तो वो अपवाद में आएगा नहीं। अपने में एक एग्जामिनेशन का इशू है, ये कोर्ट ही इशू करेगा। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि 6 क्वेश्चन बनाए हैं कि इन क्वेश्चंस को और कंसिडर करने के बाद यदि संवैधानिक पीठ इस निर्णय पे आती है इस मैटर को फर्दर रेफर करने की जरूरत है, ये अपवाद में नहीं आते, तो ऑफकोर्स दिस मैटर विल गो टू हायर बेंचेस, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और आज की डेट पे जब ठीक है सर, आज की डेट पे जी बोलिए। आज की डेट में जब हम लोग बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने चालू किया है ये जो संविधान में 102 का जो अमेंडमेंट आया था उसके बाद क्या पोजीशन रहेगी, ये यूनियन लिस्ट में रहेगा, स्टेट लिस्ट में रहेगा या कंकरेंट लिस्ट में रहेगा, ये भी कोर्ट एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्होत्रा साहब के 50% की अधिकतम जो सीमा तय की गई है उस पर पुनर्विचार की जरूरत है, और वो समय आ गया कि जब दोबारा से इस पर विचार करना होगा, ऐसा आप समझते हैं क्या सर? घनश्याम जी, इससे पहले की जो इशू आप रेज कर रहे हैं अपने दर्शकों के, मैं अपने विचार उसके बारे में बताऊं प्लीज। इसकी थोड़ी सी हमें हिस्ट्री जान लेना जरूरी है, और बहुत ही संक्षेप में मैं इस अमेंडमेंट की हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि ये अमेंडमेंट जो आया जिसके ऊपर ये इशू सुप्रीम कोर्ट ने रेज किया उसका बैकग्राउंड क्या है। जैसा कि आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, 1992 में जब इंदिरा साहनी के केस में 9 जजेस की पीठ ने ये निर्णय दिया, मंडल कमीशन को रिकॉग्नाइज किया और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन उन्होंने 27% का जो था उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड अपॉइंट किया। उससे पहले ऑलरेडी
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान हमारे संविधान में ऑलरेडी था। 1992 की जब जजमेंट दी और उन्होंने ये कहा कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, उन्होंने ये भी बात कही कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन हो या ना हो, इस पे विचार होना चाहिए। और उन्होंने इस बात के लिए भी कहा, केंद्रीय सरकार से कहा कि इसके लिए परमानेंट बॉडी होनी चाहिए कि ओबीसी की कैटेगरी में कौन फॉल करेगा और कितना रिजर्वेशन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इस रिजर्वेशन को 50% से ऊपर भी ले जाया जा सकता है। अधिकतर स्टेट्स ने इसको जो इंटरप्रेट किया उसके अंदर क्या हुआ, हमारे जितने भी साउथ की स्टेट्स हैं, शायद केरला को छोड़ करके मैं समझता हूँ तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, सभी ने 50% के कोटा को एक्सीड करके अपने अपने राज्यों में रिजर्वेशन किया है। और वो रिजर्वेशन के प्रोविजन जो हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसी ना किसी स्टेज पर चैलेंज में है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट में चैलेंज पर है। और ये महाराष्ट्र वाला इश्यू जो है, इस पे हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई थी, जो उन्होंने मराठा के लिए 16% रिजर्वेशन किया, जिसको हाई कोर्ट ने 12 और 13% कर दिया। वो संविधान पीठ के सामने जो है, 5 जजेस की संविधान पीठ के सामने विचाराधीन है। 5 जजेस की संविधान पीठ जो है, जैसा कि हमारे राउत साहब ने भी बताया, उसको अगर उसको एक 9 जजेस की बेंच जो इंदिरा साहनी का केस है उसमें जो प्रिंसिपल उन्होंने ले डाउन किया है, उसको 5 जजेस की न्यायपीठ जो है वो रिव्यू नहीं कर सकती है, उसके लिए लार्जर बेंच चाहिए। और वो लार्जर बेंच कितना होगा, ये न्यायपीठ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को रेफर करेगा। ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है कि वो इसके लिए 9 के बजाय 11 जजेस की या 13 जजेस की पीठ बनाएगी अगर रिव्यू की जरूरत पड़ती है। अच्छा। अभी तो उनका पहला क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया है, उन्होंने ये कहा कि क्या इसको रिव्यू करने की आवश्यकता भी है कि नहीं है, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। मैं समझता हूँ इस जजमेंट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट इशू आए हैं। नंबर 1, अगर आप 50% की लाइन जो है उसको एक्सीड करते हैं तो किन कारणों से एक्सीड किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद 1992 के बाद बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं। संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, जैसा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन किया गया, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की गई है, ये सब अमेंडमेंट किए गए हैं। जजमेंट्स के अलावा, संविधान के अमेंडमेंट के अलावा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो उन्होंने कहा है कि चेंज सोशल डायनामिक्स ऑफ द सोसाइटी, क्या उसकी वजह से भी 50% से लिमिट को एक्सीड करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ ये एक इशू है जिसके ऊपर स्टेट्स के कमेंट्स मांगे हैं। और अगर स्टेट्स के कमेंट्स के बाद ये आता है कि जो इंदिरा साहनी केस में प्रिंसिपल ले डाउन किया गया उसको रिव्यू करने की जरूरत है, तो ये बेंच जो है चीफ जस्टिस को बोलेगा और लार्जर बेंच में जाएगा। दूसरा इशू आता है कि जो सेक्शन 342A इसमें ऐड किया गया है, क्या उसमें वो संघीय ढांचे को जो है किसी तरह, ठीक है, बिल्कुल सर, अनुच्छेद 342A की व्याख्या भी इसमें शामिल की गई है। इसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण की, जो फिर से कसौटी पे नजर आ रहा है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, अब ब्रेक से पहले हम अनुच्छेद 342A की व्याख्या की बात कर रहे थे। सर, क्या कहता है इस कॉन्टेक्स्ट में अनुच्छेद 342A और कैसे ये हर राज्य को प्रभावित करता है? असल में जो 342A अनुच्छेद है घनश्याम जी, ये बेसिकली प्रेसिडेंट को और फिर गवर्नर को ये पावर देता है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट को या सेंट्रल लेवल के अंदर किस किस जाति को पिछड़ा वर्ग में या दूसरे वर्गों के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं जी। ये वहाँ की स्थिति को देखते हुए ये सब कुछ होता है। घनश्याम जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा अभी कि जैसा अभी एक पैनलिस्ट ने अभी बोला था उसमें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का प्रावधान अभी भी हमारे संविधान में है। मेरा उसमें कहना यह है, ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने 10%। मेरा अपना मानना है कि जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो वर्ड यूज किया गवर्नमेंट ने, ये ही अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए किसी भी तरह के आरक्षण के लिए। क्योंकि अगर SC ST की बात करें आप, SC ST की कैटेगरी में SC ST का बेटा, चाहे वो IAS हो, IPS हो या किसी और उच्च पद पे, अगर वो कोई भी उनके फादर या मदर या वो उस फैमिली का जो बच्चा है, वो अगर उसकी वीकर, इकोनॉमिकली वीकर हो या ना हो, वो फिर भी उसको वो फैसिलिटीज मिलती रहेंगी। लेकिन इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस OBCs हैं, उनके केसेस में ये नहीं है।
अगर क्रीमी लेयर, इसको बोलते हैं हम क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि ओबीसीज के ऊपर आपने लागू कर दिया। मेरा कहना यह है कि बेसिकली प्रावधान हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में था इसलिए था कि इक्वलिटी आ जाए। अब इक्वलिटी हम एजुकेशन के हिसाब से दे सकते हैं या पैसे के हिसाब से दे सकते हैं, उनकी माली हालत को ठीक करके दे सकते हैं। अगर एक फैमिली जो किसी भी एक जाति से हो और वो एक स्टेटस सोसाइटी में ले ले, इकोनॉमिकली अच्छी लेवल को अटेन कर ले, अच्छे स्तर पर पहुंच जाए, और उसके बाद भी वो इस आरक्षण का अगर उपयोग करते रहे, तो मेरा अपना मानना यह है कि ये दूसरे लोगों के ऊपर एक तरह से ठीक नहीं होगा, उनके लिए ये हानिकारक होगा। अब जब क्रिमिनल लेयर, जब इक्वलिटी अमंग्स्ट इक्वलिटी जो बात करते हैं हम, इक्वलिटी जब आर्टिकल 14 में जो आता है वो इक्वलिटी अमंग्स्ट इक्वलिटी करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जजमेंट आया उससे मेरा अपना मतभेद इसलिए है, मैं गलत भी हो सकता हूं उसमें, कि आपने एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन में एक पर्टिकुलर कास्ट को, रिलीजन को आपने उसमें कर दिया, उनके लिए एक आरक्षण दे दिया, आपने बता दिया कि इतना % आरक्षण उसके अंदर है। ठीक है। जब आपके पास एक आरक्षण है तो आप अपने आरक्षण में रहिए। इक्वलिटी अमंग्स इक्वलिटी का वर्ड जो यूज होता है वो यही होता है कि अगर आप एक्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपके मार्क्स बेशक उतने आ जाएं कि आप जनरल कैटेगरी में अपने आप को पार पा सके, उसको उत्तीर्ण कर सके उस एग्जाम को, लेकिन क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर या उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अगर अपना आवेदन दे दिया और आप सेलेक्ट हो गए, तो आपको उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या उसी पर्टिकुलर रिजर्वेशन सेक्शन जो ऑफ रिजर्वेशन जो है उसके अंदर आपको अपना अधिकार होना चाहिए, ना कि आप वहां पर भी ले लें और यहां पर भी ले लें। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा मेरी नजर में। वो कैसे होगा, एक रिजर्वेशन की कैटेगरी आपने एक्स % कैटेगरी इधर दे दी, अज्यूम कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में टेबल का बताया था आपको कि एससी की 15% है, एसटी की 7% है, तो इसी तरह टोटल मिलाकर लगभग 60% हो जाता है। अब मैं ये कहता हूं जनरल कैटेगरी के लिए बचा या 40% का कोटा नहीं कहना चाहिए, 40% उनके लिए बचे। अब अगर इस कैटेगरी में से जो रिजर्वेशन आपके पास संविधान ने आपको दिया हुआ है, इस कैटेगरी का कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा भी हो सकता है, तो वो उसने क्वालिफाई कर लिया और उतने मार्क्स ले आया उस एग्जाम के अंदर कि वो क्वालिफाई करता है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की मेरिट के हिसाब से। अब वो बच्चा चला जाएगा अपनी कैटेगरी को छोड़ के जनरल कैटेगरी में, तो इन ए वे जनरल कैटेगरी का जो परसेंटेज है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से तो है नहीं है, ये तो जात के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन, जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, वो बेस्ड है ऑन कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इन बातों के ऊपर। तो प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब बातों के ऊपर प्रोहिबिशन है, मतलब उसके ऊपर रुकावट है। लेकिन अगर ये रुकावट अगर इस परसेंटेज पर नहीं रहता, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जहां पर रिजर्वेशन का फिक्स है, उसमें बच्चे अच्छे होने लगे, लेवल पढ़ाई का उनको अच्छी शिक्षा मिलने लगी और वो क्वालिफाई करते रहे जनरल कैटेगरी के लिए, तो एक स्थिति ऐसी पैदा ना हो जाए कि ये लोग जो जनरल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो माइनॉरिटी में आ जाए और ये मेजोरिटी बन जाए। ठीक है। एसके राउत साहब, असल में राज्यों का पक्ष इस कॉन्टेक्स्ट में कितना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट भी राज्यों का पक्ष जानना चाहता है। सर, 102वें संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से राज्यों के पक्ष को जानना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी में 1950 में जो बनी है वो ऑल स्टेट्स एंड यूटी यूनियन टेरिटरी सब इसके साथ है। अगर कोई भी कानून अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है, जैसे 50% रिजर्वेशन है, कई स्टेट में 60% भी है, अगर रिजर्वेशन करना अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ऑल स्टेट का ओपिनियन भी चाहिए, क्योंकि वो एक स्टेट अपने हिसाब से करने से नहीं होता। क्यों, फॉर एग्जाम्पल पीछे भी एक एग्जाम्पल है, जैसे जाट आंदोलन हुआ है हरियाणा में, अब पीछे राजस्थान में भी हुआ था, कितने बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, फिर भी उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट एक स्टेट का ओपिनियन से नहीं होगा, ना स्टेट रिजर्वेशन से नहीं होगा,
क्योंकि वो अल्टीमेटली द कोर्ट विल डिसाइड, द हायर कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया, दे विल डिसाइड, क्योंकि वो अपना ओपिनियन मांगेंगे। अपने ओपिनियन से जो स्टेट सेक्रेटरी है, दो स्टेट का ओपिनियन, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जजमेंट आर्गुमेंट होगा, क्योंकि वो ओपिनियन क्या क्या वो अपना वो देंगे, अपना जो ओपिनियन है उसके ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगी क्या ये जो 50% एबव जो है ये वैलिड है या नहीं है। जैसे 340A में अगर आर्टिकल 340A में अमेंडमेंट होगी, कुछ भी होगा, तो देन कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है, कोर्ट रिजर्वेशन नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे उससे पहले भी मल्होत्रा जी ने किया था, जैसे मेरा ओपिनियन था कि 9 जजेस का जो जजमेंट है 1992 का इंदिरा साहनी जजमेंट है, उसमें वो अगर उसको ओवर रूल करना है देन यू हैव टू पास हायर लार्जर बेंच को भेजना है, अदरवाइज 9 जजेस नहीं कर सकते हैं। दिस इज माय ओपिनियन, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में वो रेफर करेंगे, क्योंकि वो 1992 का वो इंदिरा साहनी का जजमेंट बार बार आएगा एट द टाइम ऑफ आर्गुमेंट, then they will refer the matter to larger bench, then the Supreme Court Chief Justice of India, he will decide the larger bench की 11 होगी या 13 है, whatever may be, then that will be decided by the larger bench only. This is my opinion. ठीक है कौशिक साहब, अगर हम संघीय ढांचे की बात करते हैं तो 50% से ज्यादा का आरक्षण संघीय ढांचों की नीतियों पर भी असर डालने की हम आशंका जाहिर कर सकते हैं क्या? इससे फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है क्या? आपका एनालिसिस क्या है सर? केसी कौशिक, आप सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ बताइए कौशिक साहब, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो क्या इससे संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंच सकता है, इसकी नीतियों को नुकसान पहुंच सकता है, इस तरह की आशंका भी हम जाहिर कर सकते हैं? देखिए, हमको इस इशू को इस तरह से देखना पड़ेगा जी कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो 9 जजेस का फैसला है, ठीक है, और 9 जजेस के फैसले में उन्होंने 50% की सीलिंग दी है। अब जो बार बार आ रही है कि अपवाद में स्टेट गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो जब उसको बढ़ाने की बात करते हैं तो उसको अपने में एक इशू बनता है कि वो इसका मतलब जमीन जजमेंट को रिव्यू की बात होगी। जब इसको रिव्यू की बात होगी तो ये 11 जजेस या 13 जजेस पे जाएगा मैटर। ये संघीय ढांचे पे इसके पढ़ने के चांसेस इसलिए हैं, हमको समझ, जब भी भारतीय संविधान में अमेंडमेंट होता है तो खाली भारत सरकार ही नहीं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी ओपिनियन आती है। तो संघीय ढांचे का जहां तक सवाल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन उसको हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते जिस हिसाब से चीजें चल रही, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है, लेकिन मल्होत्रा साहब, क्या संविधान में कुछ इस तरह का प्रावधान है कि राज्यों को जो कानून बनाने की शक्ति मिली है वो उनसे छीनी जा सकती है, वापस ली जा सकती है? अगर इसी तरह आरक्षण बढ़ता रहा, क्या इस तरह का प्रावधान कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख पाते हैं? 102वां संशोधन करके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संविधान में इंक्लूड किया गया आर्टिकल 338B के अंदर, और जिसके साथ 342A भी ऐड किया गया। उससे संवैधानिक ढांचा जो है, आपका संघीय ढांचा जो है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस तरह के प्रावधान शेड्यूल कास्ट कमीशन के लिए, शेड्यूल ट्राइब कमीशन के लिए हमारे संविधान में पहले से ही प्रावधान है। ये इशू क्यों आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो आरक्षण के लिए सब प्रावधान किए गए हैं वो हमारा जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, जो आर्टिकल 15 और 16 है। 15 में ये कहा गया है कि स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस ग्राउंड पे किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। लेकिन आर्टिकल 15(4) में ये कहा गया है कि अगर स्टेट को ओबीसी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। इसी तरह आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि पब्लिक सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन 16(4) में ये कहा गया कि इन पर्टिकुलर क्लासेस के लिए, SC, ST, OBC के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है। अब यहाँ जो स्टेट की डेफिनेशन है आर्टिकल 15 और 16 में, वो आर्टिकल 12 में डिफाइन की गई है।
और उस डेफिनेशन में जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें राज्य सरकारें भी आती हैं, केंद्रीय सरकार भी आती है। लेकिन ये जो रिजर्वेशन का प्रावधान 342 में किया गया, जिसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेंगे कौन कौन ओबीसी की कैटेगरी में आएंगे, इसको लेकर के प्रश्न उठ रहे हैं, जो कि ये केंद्रीय सरकार करेगी, पार्लियामेंट करेगी और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा। तो कहीं ना कहीं स्टेट की जो पावर है उसको आप जो आर्टिकल 15 और 16 के अंदर दी गई है उसको आप कर्टेल कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 342A में जो प्रावधान लाया गया या 338 भी जो ऐड किया गया, ये कोई नए प्रावधान नहीं है। ये ओबीसी के लिए उसी तरह के प्रावधान है जैसा कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए और उनके लिए 338 और 338A में है या 341 और 342 में है। यहाँ तक परसेंटेज की अगर आप बात करते हैं, उनका कहना है कि 50% से ऊपर जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने ऑलरेडी इसको कर दिया है। जो एक्सेप्शन इंदिरा साहनी के केस में क्रिएट की गई उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे राज्यों ने कर दिया है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 335 है जो इस बात को भी गारंटी करता है कि आप जो रिजर्वेशन के प्रावधान करेंगे वो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% का जो था ये एक लिमिट रख दी थी ताकि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जो सीमा को क्रॉस करने की बात की गई थी, क्योंकि अधिकतर राज्यों ने उस सीमा को क्रॉस कर दिया है, उसके बाद संविधान में भी संशोधन हो गए, उसके बाद कोर्ट की भी कई जजमेंट आ गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि हम राज्यों के विचार लेते हैं कि इन सारी डेवलपमेंट्स के बाद क्या इंदिरा साहनी में जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है या नहीं है। अब जब स्टेट अपने अपने विचार सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे उसके बाद भी हमारे सामने आएगा कि क्या इसको लार्जर बेंच को रेफर करने की जरूरत है कि नहीं है। अगर होगा तो इंदिरा साहनी का केस रिव्यू हो जाएगा, अगर रेफर नहीं होता है तो जो इंदिरा साहनी का प्रिंसिपल है वो आज भी लागू रहेगा। और जिन जिन राज्यों में 50% का कोटा एक्सीड किया गया है उन राज्यों को इंडिविजुअल केसेस में ये देखा जाएगा क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से 50% का कोटा जो है उस राज्य ने एक्सीड किया है। ठीक है प्रदीप जी, असल में इंदिरा केस साहनी की लगातार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। सर मेरे व्यूवर्स के लिए समझाइए कि इंदिरा साहनी केस में अगर हुआ क्या था और किस तरह की गाइडलाइंस दी गई थी और वहां से किस तरह के नए गाइडलाइन को सेट किया गया था, इसे विस्तार से थोड़ा मेरे व्यूवर्स को बताइए। सर घनश्याम जी, इंदिरा साहनी केस के अंदर बेसिकली 1992 में आई थी जजमेंट, और उसमें उस टाइम पे मंडल एजिटेशन काफी हो गया था। ठीक है। तो ओबीसीज का उस टाइम तक कोई किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं था। मंडल कमीशन के बाद ही 92 में जजमेंट आई थी। इसके आधार पर ही ओबीसीज की एक कैटेगरी डिफाइन की गई थी जिसके अंदर से ओबीसी कैटेगरी डिफरेंट कास्ट को और सब कुछ लेकर और ये कैटेगरी करके और इस पर 27% रिजर्वेशन उनका दे दिया था। पंजाब जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुख्यतः 2019 से 2019 से पहले मुख्यतः जो रिजर्वेशन आरक्षण जो होता था उसका बेस होता था सोशल एंड एजुकेशनल पिछड़ापन। तो 92 में इंदिरा साहनी जजमेंट आई, लेकिन जो मुख्यतः कारण जो रिजर्वेशन का था 2019 से पहले वो था सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस। अब सरकार ने 10% का प्रावधान किया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मेरा मानना अपना ये है कि जब एक इस पर्टिकुलर सेक्शन को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आप इसका कोटा बढ़ा दो, जातिवाद का कोटा घटा दो, क्योंकि अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही तो लिखा है कि इक्वलिटी लाने के लिए, इक्वलिटी वो किसी अपर कास्ट के संदर्भ में भी हो सकती है, इक्वलिटी किसी गरीब और दूसरी जात के संदर्भ में हो सकती है जिसके पास आरक्षण है। तो जो बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसा कि ओबीसीज में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में अगर किसी के पेरेंट्स उस पर्टिकुलर सेक्शन में आते हैं, उनकी वार्षिक आय उस पर्टिकुलर स्लैब में आ जाती हैं, तो उनके बच्चों को ये सब ओबीसी की जो फैसिलिटीज है रिजर्वेशन की, ये नहीं मिलती हैं। तो बेसिक कंसेप्ट जो हुआ वो वही हो गया कि सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। अब यही अगर एक मापदंड कर दिया जाए मेरे हिसाब से कि इसकी बजाय कि हम किसी जाति की या किसी वर्ग की या किसी सेक्स की रिजर्वेशन की बात करें,
इसकी जगह अगर हम ये कर दें कि आप आय, जिसकी आय इस पर्टिकुलर स्लैब में आती है, और वो हमारा जो बेसिक पर्पस था रिजर्वेशन का घनश्याम जी, वो ये था कि निम्न वर्ग के लोगों को हमें अपलिफ्ट करना था, उनका जो रहने सहने का स्तर या एजुकेशन का स्तर था उसका ऊंचा उठाया जाए। तो मेरा अपना मानना है कि इस बात का वो फिर ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी कि कौन सी स्टेट कितना कर रही है। हर स्टेट में जिस भी जाति के लोग, चाहे वो उच्च जाति के हो या निम्न जाति के हो, अगर उस पर्टिकुलर जाति के लोग सोशली और एजुकेशनली अगर बैकवर्ड हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इसकी बजाय कि वो किसी पर्टिकुलर जात के, आप उनको बैकवर्ड या उस कोटे में ला दो, ये वाला कोटे का साइज बढ़ा दो, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए। वो कोई भी जात धर्म हो। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट जस्टिस संजय किशन कौल जी ने दी है, उसके हिसाब से कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट का बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है और वो compete करता है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से, तो वो उसके पास ये प्रावधान है कि वो जनरल उस पर्टिकुलर कैटेगरी जिस पे उसने आवेदन दिया था उसको छोड़ के और जनरल कैटेगरी में आ जाए। तो इसी तरह से क्या होगा कि अगर हम सब जगह ये एक मापदंड रख दें कि इकोनॉमिकली भी सोशली वीकर हमें अपलिफ्टमेंट करना है, अपलिफ्टमेंट करने के लिए हमें उसका इकोनॉमिकल स्टेटस, जो उसका आय का साधन है, उसको नजर में रखते हुए और फिर हम इसकी रिजर्वेशन को बढ़ा दें जाति के आधार पर। तो वीकर सेक्शन को दिए गए रिजर्वेशन को आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में आज बात कर रहे हैं आरक्षण की, जो फिर से कसौटी पे है और 29 साल बाद एक बार फिर से कह सकते हैं कि आरक्षण के कानूनी पेजों पर सर्वोच्च अदालत में कशमकश हो सकती है। मेरे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। एसके राउत साहब, एक डेटा है मेरे पास जो आरक्षण का है। सर, हरियाणा में 70% आरक्षण, तमिलनाडु में 68% और पूर्वोत्तर की बात करें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में 80% तक का आरक्षण दिया जा रहा है। तो क्या इसी तर्ज पे इसको एक सेट एग्जाम्पल मान के महाराष्ट्र में भी रिजर्वेशन इतना मिल सकता है क्या सर? एक्चुअली जो भी स्टेट है उसके स्टेट के अमेंडमेंट के हिसाब से वो किया है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में वो डिसाइड होगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में वो जो एफिडेविट देंगे, तो हर स्टेट का जो एफिडेविट मंगाया और जो स्टेट सेक्रेटरी वो देंगे इसके ऊपर, उसके ऊपर वो छुपा नहीं सकते। वॉट एवर में भी वो जैसे 67 या 74 स्टेट अलग अलग वो जो रिजर्वेशन कैटेगरी बढ़ाया, अभी उसके ऊपर वो एफिडेविट देंगे कि हम इतने परसेंटेज कर रहे हैं तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे स्टेट का वो एफिडेविट के साथ आएगा, देन द कोर्ट विल डिसाइड कि ये जो आप कर रहे हैं, अगर इंदिरा साहनी की जजमेंट है 1992 का जो जजमेंट है उसको आपने नजरअंदाज किया है जो स्टेट है, अगर स्टेट कर रहे हैं तो दूसरा स्टेट क्यों नहीं करेगा? तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में वो डिसाइड करेंगे। अदरवाइज क्या है, नहीं तो स्टेट का ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो रोल है उसके ऊपर कोई ये नहीं है। आप प्रावधान है, अगर प्रोविजन है जो अलग अलग स्टेट अपना वो परसेंटेज बढ़ा रहे तो दूसरे स्टेट को क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए? मेरे हिसाब से सारे स्टेट को तो पावर है, वो अमेंडमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा है, या तो पार्लियामेंट है या तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो हेड वाकर जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है और ये लेजिस्लेचर है, उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो रोल है उससे अगर जजमेंट को रिव्यू करना है तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू होगा। 1992 का जजमेंट है जो 50% है उसको आप 70% या 80% कर दीजिए। अदरवाइज क्या है, आप तो स्टेट की मनमानी है जो अपना कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से गलत है। अगर होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जो अभी 9 जजेस डिसाइड किया है, इंदिरा साहनी की जजमेंट वो कंटेंट कोर्ट है तो उसमें वो डिसाइड होगा। इसी में मेरे हिसाब से इससे वो डिसाइड भी हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ केसी कौशिक भी हैं। कौशिक साहब, आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से ज्यादा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो अपवाद की आप बात करते हैं वो अपवाद अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। आज जैसे आपने हरियाणा की एग्जाम्पल दी, तमिलनाडु की एग्जाम्पल दी, महाराष्ट्र की एग्जाम्पल दी, ये किसी ना किसी स्टेज पे कोर्ट्स में पेंडिंग है। इसमें फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है कि जो इंदिरा साहनी के जजमेंट में जो अपवाद दिया गया, जो एक्सेप्शनल दिया गया है, उसमें ये फॉल करेंगे। और यही कारण है जो मैं समझ पाया हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल जजेस ने ये क्वेश्चन बनाए हैं, इसीलिए उन्होंने स्टेट से भी क्या नाम है आमंत्रित किया है कि आपका क्या व्यू है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो स्पेसिफिक है कि सीलिंग है 50% की।
जो जी। 50% से आगे की जो बात कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट इस बेसिस पे कर रहे हैं कि हम अपवाद में आ सकते हैं, लेकिन वो जो अपवाद की बात करते हैं वो जब तक हाई कोर्ट या फाइनली सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता है तब तक उस अपवाद को ये नहीं मान सकता कि वो कंफर्म हो गया। इसीलिए सब लोगों का ये मानना है, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो लेटर और सुपर स्टेज पे वो रिव्यू होगा। आज की स्टेज जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें फाइनली रिव्यू के अलावा कोई विकल्प लग नहीं रहा है जी। ठीक है ऐसा मेरा जी, ठीक है मल्होत्रा साहब, तो क्या ये माना जाए कि असल में इस पूरे मसले को सिर्फ कानून के चश्मे से विशुद्ध तौर पे हम नहीं देख सकते, इसमें राजनीतिक मसला भी है जो समझना होगा? मैं समझता हूँ ये आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। रिजर्वेशन का मुद्दा अपने आप में ही एक संवैधानिक मुद्दे के साथ साथ राजनीतिक मुद्दा भी है, और इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको बहुत डिटेल से इसके ऊपर विचार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज जो है वो कानून द्वारा फिक्स नहीं कर सकते, आप कानून के द्वारा भी कितना परसेंटेज हो जाना चाहिए उसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लेजिस्लेचर में आज तक पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया है, और जो कोर्ट ने ले डाउन कर दी परसेंटेज उसी को फॉलो किया जा रहा है। और जैसा कि कौशिक जी ने भी कहा, क्योंकि उस परसेंटेज में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही एक अपवाद की बात कह दी, और उस अपवाद को यूज करते हुए राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में अपने हिसाब से परसेंटेज जो है वो फिक्स कर दी है, जिसकी संवैधानिक वैधता चैलेंज हुई है। और कुछ एक हाई कोर्ट ने उस अपवाद में जो परसेंटेज बढ़ाया गया है उसको अपहोल्ड भी किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के लिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने इसीलिए ये मुद्दा आया है। दो विषय आते हैं, एक तो परसेंटेज कितना होना चाहिए, जिसके लिए राज्य स्वयं निर्धारण कर रहे हैं कितना परसेंटेज होना चाहिए, 50 से ऊपर भी जो कर रहे हैं वो स्वयं निर्धारण कर रहे हैं। और दूसरा विषय आता है कि आरक्षण का बेनिफिट किस को मिलना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी में किस को मिलना चाहिए, उसके लिए संविधान का आर्टिकल 341, 342, 342A जो है उसके अंदर प्रेसिडेंट एक आदेश इशू करते हैं, और उस आदेश को इशू करने से पहले प्रेसिडेंट को स्टेट के गवर्नर को कंसल्ट करना होता है। और ये कंसल्टेशन जो स्टेट के गवर्नर से होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नर का कंसल्टेशन होता है, क्योंकि ये राज्य सरकार की एक एग्जीक्यूटिव पावर है। ये कंसल्टेशन जो होता है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के व्याप से होता है। तो ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में भी स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन नहीं है, लेकिन वो उनके लिए है किस कैटेगरी को रिजर्वेशन में इंक्लूड किया जाए, लेकिन उसका रिजर्वेशन का परसेंटेज कितना होगा ये स्टेट्स ने अपवाद में, जैसा कि मैंने पहले भी स्टेट्स के नाम बताए हैं, 10 से 12 स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने 50% की जो सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है उसका उल्लंघन करके उससे ऊपर गए हैं। उन्होंने जस्टिफाई किया है कि हमने ये सीमा क्यों बढ़ाई है, तो उसी को मद्देनजर रखते क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने अपवाद में लेकर के काम किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि अगर इसकी आवश्यकता है तो स्टेट्स अपने विचार हमारे सामने रखें, और जब मुद्दा उनके सामने महाराष्ट्र को लेकर के आया है बाकी स्टेट्स का भी वो कंसीडर करके, हो सकता है कि जो इंदिरा साहनी का प्रिंसिपल है वो एक लार्जर बेंच को रिव्यू रख करके उनके सामने पेश करके उसको फिर से रिव्यू किया जाए। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा वो जब तक स्टेट्स के कमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तब तक मैं समझता हूँ उसके ऊपर भी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर प्रदीप शर्मा, असल में यहाँ से अगर हम आगे की बात छेड़ते हैं, रिव्यू स्टेटमेंट के मांगे गए, अब आगे होगा क्या? असल में जो स्टेट्स हैं उनसे रिव्यू मांगे गए, उसके बाद किस तरह से आगे पूरा मामला होगा, सब पेचीदगियां थोड़ी सी समझाइए। घनश्याम जी, एक बात तो ये मैं बताऊं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो ये रिजर्वेशन शुरू में जो अलाउ की थी, जिसके लिए मान्यता दे दी थी, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए दी थी जी। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, बेसिकली ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो गया, क्लास बेस्ड रिजर्वेशन नहीं रहा। तो 1950 में सबसे पहले रिजर्वेशन SC/STs को दी गई, उसके बाद इसको चेंज करने का या इसके ऊपर विचार करने का जो समय था वो 10-10 साल के लिए बढ़ता गया। आज 70 साल हम पास कर चुके हैं, 2021 के अंदर हम हैं। क्या जो स्थिति 1950 में थी वो स्थिति आज भी है? आंसर इसका यह है कि नहीं है। स्थिति पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है।
1950 में भी ये जो रिजर्वेशन दी गई थी ये सिर्फ SC STs के लिए दी गई थी। अब पॉलिटिकली मोटिवेशन कह लीजिए या कोई और दूसरे कारण कह लीजिए, ये धीरे धीरे बढ़ती गई। बढ़ने के बाद इसका जो मेन फोकस और मेन प्रेशर अब जो आ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं, वो अल्टीमेटली जनरल क्लास के ऊपर आ रहा है, क्योंकि अब वो बैकवर्ड हो गए, वो माइनॉरिटी में हो गए और जो रिजर्वेशन वाला पॉइंट है वो मेजोरिटी में आ गया। अब माइनॉरिटी से मेरे को एक बात याद आई, आर्टिकल जो 30 है वो माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन करने की परमिशन देता है। उसमें भी रिजर्वेशन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के हैं। आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटी के ही बच्चे लेंगे, चाहे अगर जनरल क्लास का बच्चा या जो दूसरी क्लास का बच्चा जो माइनॉरिटी में नहीं है मेजोरिटी में है वो अच्छा भी होगा, लेकिन उस बच्चे को आप एडमिशन नहीं देंगे। तो बहुत सी कमियां हैं जिसको समय के साथ साथ हमें निकाल देनी चाहिए। 10 साल के लिए पहले SC ST के लिए हुआ, उस टाइम पे उनकी स्थिति पहले से बेहतर ही हुई है, और 10 साल के बाद एक स्टेज अब आ गई है, अब सैचुरेशन पॉइंट लगभग आ चुका है। मेरे को लगता है कि रिव्यू करने की इसको बहुत जरूरत है। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक साइड से आप दबाएं और दूसरी साइड प्रेशर इतना बढ़ जाए कि वहां पर रिवोल्ट हो जाए। ठीक है, तो राउत साहब क्या क्रीमी लेयर को हटाना अब जरूरी हो गया, इसके आगे हमें सोचना ही होगा? क्योंकि मेरे हिसाब से मैं प्रदीप भाई साथ में एग्री हूँ, क्योंकि जो क्रीमी लेयर है, अगर आप एक कैटेगरी में जैसे OBC में आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ST SC कैटेगरी के लिए भी होना चाहिए। अगर देश 1950 में स्टार्ट हुआ रिजर्वेशन का SC ST के लिए, अब 10 साल करते करते 71 ईयर्स ऑलरेडी गन। तो अगर कोई भी कैटेगरी का अगर हम मेजोरिटी के लिए हम देते हैं, हेल्प करते गवर्नमेंट करती है, तो अगर वो ऊपर नहीं उठ सकते तो क्या और 100 साल के बाद वो ऊपर उठेंगे? मेरा ये सवाल है। अगर ऐसे जनरल कैटेगरी तो पूरा मतलब वही 70 साल से ही पीछे है। अगर उसमें जो कॉम्पिटेट करके वो आएगा और वो भी 50% के अंदर ही है, और 50% ऑलरेडी है। अगर अभी जो ये महाराष्ट्र में हुआ है या गुजरात में हुआ है, ये हरियाणा में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, जो पेंडिंग है, अगर ये बढ़ता जाएगा तो क्रिमिनल की फिर जरूरी है, क्योंकि इसमें भी ST SC में भी होना चाहिए। क्योंकि वंस अगर SC ST कैटेगरी में एक आदमी को दिया गया, वो 10 साल 20 साल अगर जो भी इंप्रूवमेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से अगर स्टेटस ऊपर नहीं आया, तो फिर दूसरे बार फिर ग्रांट सन को भी दिया जाएगा, ग्रांड फादर को दिया था, फिर ग्रांट सन को भी दिया जाएगा, यही चलता रहेगा। फिर क्रिमिनल तो एप्लीकेबल होना चाहिए उसी में भी। मेरे दिस इज माय ओपिनियन। ठीक है सर। केसी कौशिक साहब, तो असल में क्या हमको ये समझना होगा कि पिछड़े हैं कौन और पिछड़ों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? एक नए सिरे से एक नई बहस की शुरुआत होती दिखती है। बहस को आगे नहीं चलाएंगे, ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पॉलिटिकल विल इसके लिए बहुत जरूरी है। जब आप 10% इकोनॉमिकल क्लास को कर सकते हैं, तो उसको आपको कंसिडर बढ़ाने का कंसिडर करना पड़ेगा। उसको आप ये देखिए, जैसे आपको तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में रिजर्वेशन इतना बढ़ चुका है कि वहाँ के आई हैव नो हेजिटेशन टू से दैट, वहाँ के ब्राह्मण अपने माइनॉरिटी में कहते हैं, तो कहते हैं हमको रिजर्वेशन दीजिए। तो ये हालात देश में ना आए, इससे बेटर है कि इसको पॉलिटिकल विल डेवलप करनी पड़ेगी। और अल्टीमेटली जो इंदिरा साहनी का जो जज है, उसको जो अपवाद जो बार बार हम स्टेट गवर्नमेंट अपवाद की डेफिनेशन के अंदर अगर रिजर्वेशन को आगे बढ़ा रहे हैं जी, तो उसका रिव्यू होना बहुत जरूरी। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। मल्होत्रा साहब, तो क्या माना जाए कि जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ताधार पार्टियां हैं, उन पे जो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं वो उनको उस हिसाब से अप टू मार्क करके निभा नहीं रही हैं? वहां भी कहीं कहीं लूपहोल्स दिखाई देते हैं क्या? घनश्याम जी, मेरा ऐसा मानना है, हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन इज ए पॉलिटिकल कंपल्शन। कोई भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल में इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो रिजर्वेशन को आज की तारीख में खत्म कर दे। क्या कर सकते हैं? सिर्फ इसको रिव्यू किया जा सकता है, इसके ढांचे को बदला जा सकता है। लेकिन वो ढांचा किस तरह से बदलना चाहिए, उसमें क्या बदलाव आना चाहिए, किस तरह से बदलाव आना चाहिए, आई थिंक इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब जो महाराष्ट्र वाला मामला आया है और जिसमें उन्होंने परसेंटेज की बात की है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है, जबकि ये
इस मसले को लार्जर बेंच के सामने ले जा करके सभी स्टेट गवर्नमेंट से उनके व्यूज लेकर के, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा 50% की एक लिमिट रखी, इस तरह की क्या लिमिट होनी चाहिए और उसका फॉर्मूला रिजर्वेशन का क्या होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आती है तो जो पॉलिटिकल विल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में लैक कर रही है उसका हमें एक सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, और उस सब्स्टिट्यूट को देखते हुए जो संविधान तौर से न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा उस निर्णय को आधार बना करके हम अपने कानूनों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज की यही आवश्यकता है और यही एक रास्ता है। ठीक है सर, तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज चर्चा की, आप सभी ने समय निकाला, स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही मेरे पास समय है। बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। नमस्कार।